स्टूडेंट्स, तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। क्लास 10th फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, तो इसलिए बहुत ध्यान से समझना, सीखना। मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा विथ ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस, कैलकुलेशंस, डेरिवेशंस, डेफिनेशंस, सब कुछ हम पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, है ना। तो इस चैप्टर को बहुत ध्यान से देखना। तो चलिए हम अपनी लर्निंग को स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट, तो जैसा कि आप इंट्रोडक्शन में देख चुके हैं कि आज हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब ये चैप्टर जो है वो 10th पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में इसके ऊपर हर टाइप का क्वेश्चन बन जाता है, मैंने आपको बताया पहले, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारे चैप्टर से। अब मैग्नेटिक इफेक्ट किस वजह से आएगा? या तो करंट फ्लो करेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, या फिर मैग्नेटिक फील्ड के माध्यम से करंट जनरेट होगा। ये सारे जो चीज़ें हैं ये हम एक एक करके धीरे धीरे समझेंगे, है ना। किससे क्या जनरेट हो रहा है वो भी हम समझेंगे। मतलब मैग्नेटिक फील्ड की मदद से इलेक्ट्रिक करंट कैसे जनरेट हो रहा है वो भी देखेंगे, और इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट हो रही है वो तो हम अभी शुरुआत में ही देख लेंगे, है ना। अब देखो, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इफेक्ट समझने से पहले हमें जो है वो सबसे पहले हमें कुछ टर्म्स समझनी है। जैसे हमें सबसे पहले समझना है मैग्नेटिज्म के बारे में, है ना। क्या होता है मैग्नेटिज्म? देखो एक एग्जांपल लेते हैं। बचपन में आपने खेल खेला होगा, रेत में से वो लोहे के आयरन फिलिंग्स निकालने का, मैग्नेट की मदद से हम निकालते थे ना। तो वो जो मैग्नेट वे जो आयरन फिलिंग्स चिपक जाते हैं वो किस वजह से चिपक जाते हैं? दैट इज ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन शोन बाय द मैग्नेट, है ना। तो इससे हम मैग्नेटिज्म को क्या बोल सकते हैं, है ना। तो मैग्नेटिज्म इज अ फिनोमेना मैग्नेटिज्म इज अ क्लास ऑफ फिजिकल फिनोमेना दैट आर मीडिएटेड बाय मैग्नेटिक फील्ड्स। तो मैग्नेटिक फील्ड के माध्यम से हम मैग्नेटिज्म ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, है ना। किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल का जो मैग्नेटिज्म है हम मैग्नेटिक फील्ड के माध्यम से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। तो ऑब्जर्वर और मैग्नेट के बीच में जो मीडिएटर कौन है? वो मैग्नेटिक फील्ड्स है ना। ये चीज़ ध्यान देना। चलिए अब इसमें मैग्नेट हमको समझना है। मैग्नेट एक मटेरियल होता है जो कि क्या करता है, अदर मैग्नेटिक मटेरियल से अट्रैक्ट होता है या रिपेल होता है, ठीक है। अब इसमें मैग्नेट भी हमको दो टाइप की समझनी है। जैसे एक नेचुरल मैग्नेट होता है और एक आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है, ठीक है। तो मैग्नेटिज्म की एक और सिंपल डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ। द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन इज रिफर्ड टू एज मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो जो आयरन फिलिंग्स वाला जो हम खेल खेलते हैं ना, तो वो जिस प्रॉपर्टी की वजह से वो आयरन फिलिंग्स मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रहे हैं उस प्रॉपर्टी को कहते हैं मैग्नेटिज्म, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, नेचुरल मैग्नेट होती है और एक आर्टिफिशियल मैग्नेट होती है। नेचुरल मैग्नेट वो होती है जो नेचुरली हमें नेचर में उपलब्ध होती है ना। आर्टिफिशियल मैग्नेट वो होती है जिसे हम इंसान खुद किसी दूसरी प्रोसेस से बनाते हैं, है ना। तो नेचुरल मैग्नेट सारी जितनी भी होती हैं वो सारी किस तरह की मैग्नेट होती हैं? वो होती हैं परमानेंट टाइप ऑफ मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट्स होती हैं सारी, ठीक है। और आर्टिफिशियल मैग्नेट के बारे में क्या कह सकते हैं? आर्टिफिशियल मैग्नेट के बारे में ये कह सकते हैं कि वो कुछ भी हो सकता है, परमानेंट मैग्नेट भी हो सकती है या फिर नहीं भी हो सकती, है ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, नेचुरल और आर्टिफिशियल मैग्नेट के बारे में हमें ऐसे समझना है। नेचुरल मैग्नेट, देखो एक मैग्नेटाइट नाम का मटेरियल होता है जिससे जो नेचुरल मैग्नेट जिसे हम कहते हैं, मैग्नेटाइट भी कहते हैं या लोडस्टोन भी बोलते हैं उसको। तो वो मैग्नेट मटेरियल होता है, मैग्नेटाइट कह सकते हैं या लोडस्टोन कह सकते हैं। तो अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो आप क्या कहेंगे?
लोडस्टोन कहेंगे, है ना। ऑप्शन में अगर दोनों दिख गए तो मैग्नेटाइट ज़्यादा सही है ना। तो अब देखो आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होती है, अब वो समझ लेते हैं। आर्टिफिशियल मैग्नेट के टाइप समझ लेते हैं। देखो आर्टिफिशियल मैग्नेट जो होती हैं वो इतनी तरह की हो सकती हैं, जो आप डायग्राम देख रहे हैं ना, नीडल, कंपास नीडल के फॉर्म में हो सकती है ना, इस फॉर्म में हो सकती है, हॉर्स शू के फॉर्म में हो सकती है, सर्कुलर हो सकती है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन की हो सकती है, और सिलेंड्रिकल भी हो सकती है। ये भी हॉर्स शू का ही टाइप है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो हमें आर्टिफिशियल मैग्नेट का टाइप समझने हैं। पहला आता है बार मैग्नेट। बार मैग्नेट में क्या होता है, देखो बार मैग्नेट एक रेक्टेंगुलर या फिर सिलेंड्रिकल क्रॉस सेक्शन का होता है, शेप सिलेंड्रिकल शेप का होता है। जैसे इस डायग्राम में ये बार मैग्नेट है और एक ये बार मैग्नेट है ना। तो ये हमारी दो बार मैग्नेट्स हैं। फिर नेक्स्ट हमको जो देखना है दैट इज मैग्नेटिक निडल। मैग्नेट निडल ये एक एलोंगेटेड रोम्बस के फॉर्म में होती है ना। मैग्नेटिक निडल कैसे दिखती है, ये एलोंगेटेड रोम्बस होता है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब मैग्नेटिक कंपास, कंपास मतलब दिशा सूचक यंत्र, है ना, जो हमें क्या बताता है, दिशा बताता है। ठीक है, इट इज अ कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक निडल which is pivoted at the center of the small brass box with glass top। अब देखो ये कॉम्पैक्ट फॉर्म होता है मैग्नेटिक निडल का, जिसमें मैग्नेटिक निडल जो होती है वो एक बॉक्स के ब्रास का बना होता है। वो बॉक्स उसके सेंटर पे पाइवटेड होती है। पाइवटेड होती है मतलब जुड़ी हुई होती है ना। और उसका जो कंपास का जो टॉप होता है वो ग्लास का बना होता है, ताकि हमें जो निडल की मदद से हम दिशा का अनुमान लगा सकें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्या हो रहा है यहाँ पे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, है ना, कि ये जो कंपास होता है इसका जो बॉक्स होता है ये ब्रास का ही क्यों बना होता है, आयरन का क्यों नहीं बना होता। अगर आयरन का बना होगा तो क्या होगा, हमें दिशा का अनुमान लगाने में बड़ी ही समस्या होगी, क्योंकि आयरन एक मैग्नेटिक मटेरियल है जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है। तो दिशा जो है आपको अलग अलग दिखेंगी, दिशा जो है आपको अलग अलग दिखेंगी। ठीक है, तो बेसिकली इसे आयरन का नहीं बनाया जाता, ब्रास का बनाया जाता है। ब्रास का इसलिए बनाया जाता है ताकि, क्योंकि ब्रास जो है वो एक मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है ना। तो ब्रास जो है वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, और वो मैग्नेट से ना तो अट्रैक्ट होता है ना ही मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो अब हमें समझना है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड की एक बड़ी सिंपल डेफिनेशन मैंने यहाँ पे दी हुई है, आप चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड एक स्पेस होता है मैग्नेट के अराउंड, जिससे कि जिसके दरमियान, मतलब जिसके एरिया में मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस को डिटेक्ट किया जा सकता है ना। तो जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये जो ब्लू लाइंस का जो स्पेस है ना, ये ब्लू लाइंस ने जितना स्पेस घेरा हुआ है ना, ये सारा मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, और इन लाइंस को क्या बोलते हैं, इन लाइंस को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की भी मैंने डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है। द कर्व्ड पाथ अलोंग विद द सब्सटेंस से आयरन फिलिंग्स arrange themselves due to magnetic force acting on them in the magnetic field of the bar magnet are called magnetic field lines। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब हमें समझना है ओस्टर्ड एक्सपेरिमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, ध्यान से समझना है इस एक्सपेरिमेंट का। पहले डायग्राम समझ लो, जो पिक्चर आप देख पा रहे हो वो चीज़ पहले अच्छे से समझ लो क्या है वो चीज़। देखो क्या हो रहा है, ये एक सर्किट डायग्राम है। इस सर्किट डायग्राम से जो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये जो रेड वायर आप देख रहे हो ना, ये है करंट कैरिंग कंडक्टर, है ना, इंसुलेटेड है। ठीक है,
और इसके नीचे ये अरेंजमेंट में नीचे बीच में हमने रखा हुआ है एक मैग्नेटिक निडल, है ना। कंपास निडल भी कह सकते हो, मैग्नेटिक निडल भी कह सकते हो, कुछ भी कह लो, है ना, दोनों एक ही बात है। तो बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट में बताया क्या गया है वो समझना। एक्सपेरिमेंट में जो ओस्टर्ड नाम के साइंटिस्ट हैं ये कहना चाहते हैं कि जब भी किसी कंडक्टर से करंट पास होता है, एक इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होती है ना, ये बोलना चाह रहे हैं। तो ओस्टर्ड ने एक्सपेरिमेंट में एक रिलेशन बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं कहीं ना कहीं। तो इनके एक्सपेरिमेंट का जो ऑब्जर्वेशन था इनका वो क्या था, वो समझो कि जब भी किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो वहाँ पे उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, ऐसा ओस्टर्ड ने कहा है। कहा नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्व भी किया है ना। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब इस ओस्टर्ड एक्सपेरिमेंट के कुछ की पॉइंट समझ लो। जैसे कि ये देखो, ओस्टर्ड नाम के साइंटिस्ट का पूरा नाम था हांस क्रिश्चियन ओस्टर्ड, है ना। ये एक प्रोफेसर थे फिजिक्स के कोपेनहेगन में, ठीक है। इन्होंने रिलेशनशिप बिटवीन मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी बताया था 1820 में। कब बताया था? 1820 में, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब बेसिकली इनका स्टेटमेंट भी समझ लो। अराउंड एवरी कंडक्टर कैरिंग एन इलेक्ट्रिक करंट देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड। हर एक वो कंडक्टर जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, वहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, ठीक है। फिर उसके बाद इसी एक्सपेरिमेंट को, अब ओस्टर्ड ने तो ये बताया कि डिफ्लेक्शन हो रहा है। फिर इसके बाद थोड़ा कुछ समय बाद आंद्रे मैरी एम्पियर नाम के एक साइंटिस्ट थे। एम्पियर करंट के जो यूनिट एम्पियर रखी गई है वो इन्हीं के सम्मान में रखी गई है ना। तो एम्पियर साहब ने बताया कि किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हो रहा है ना। चलो मैं आपको इसका डिफ्लेक्शन किस तरफ होगा और कैसे होगा वो बताऊंगा, है ना। तो देखो, जिस तरफ सर्किट जा रहा है, अगर डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट और निडल की डायरेक्शन सेम है तो निडल जो है वो लेफ्ट में डिफ्लेक्ट होगी, है ना, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन गिवन बाय एम्पियर है। ये डायग्राम में मैं आपको डिफ्लेक्शन जो एम्पियर ने बताया है कि किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगी वो बताया है ना। तो जब निडल के नॉर्थ के डायरेक्शन और करंट फ्लो के डायरेक्शन सेम है तो जो निडल है वो वेस्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगी, और जब निडल के नॉर्थ के डायरेक्शन और करंट फ्लो के डायरेक्शन ऑपोजिट है तो निडल जो है वो ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। बहुत ही सिंपल है ये एक्सपेरिमेंट, बिल्कुल ज़्यादा इसमें समझने वाला कुछ नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये छोटी छोटी चीज़ों पे बड़े ही साधारण से सवाल आ जाते हैं जो कंफ्यूज करने के लिए काफ़ी है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड हमको देखना है। अब देखो यहाँ से अपने डेरिवेशन से स्टार्ट हो गए हैं और कैलकुलेशन स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो एक स्ट्रेट कंडक्टर है, मतलब एक सीधा, बिल्कुल सीधा वायर ले लिया हमने, जो कि क्या बता रहा है, जिससे हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं बताना भूल गया कि एम्पियर ने जो इसमें अपनी ऑब्जर्वेशन दी थी, एम्पियर ने इसको अपना नाम अलग दिया था। एम्पियर ने इसे कहा था स्विमिंग रूल, ठीक है। तो स्विमिंग रूल नाम से भी आपसे पूछा जा सकता है कि भाई एम्पियर ने क्या बताया था। एम्पियर ने बताया था स्विमिंग रूल, है ना। डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन बता के और अपनी रिपोर्ट में इसे नाम दिया स्विमिंग रूल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जहाँ भी थे।
चलो अब हमें देखना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। बिल्कुल सीधा एक स्ट्रेट कंडक्टिंग मटेरियल है या कंडक्टर लिया हुआ है हमने, उससे करंट पास कर रहे हैं, है ना, और फिर उससे हम कैलकुलेट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड को, है ना। तो पहले इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। There exists a magnetic field around a straight current carrying conductor and it is in the form of concentric circular field lines with the conductor at the center। अब देखो इस एक्सपेरिमेंट में क्या समझा है कि जो यहाँ डायग्राम में ध्यान देना, देखो ये कंडक्टर सीधा है, ये रेड वाला जो है ये हमारा कंडक्टर है, ठीक है, और ये जो एरोज आप देख रहे हैं बीच बीच में जो बने हुए हैं ये है फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, काम करते हैं, ऊपर वाला जो है उसको x मान लेते हैं, ऊपर वाले को x मान लेते हैं, नीचे वाले को y मान लेते हैं, है ना। ये y मान लो, ये भी y मान लो, ठीक है। तो अगर करंट y से x के तरफ फ्लो करेगा तो क्या होगा, तो जो हमारे जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी ना वो एंटी क्लॉकवाइज होगी, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट का पहले डायग्राम समझ लो हमने क्या बनाया है। इसमें हमने एक कार्डबोर्ड शीट ली है जो कि एक इंसुलेटिंग मटेरियल है ना। ये कार्डबोर्ड शीट है जो कि एक इंसुलेटिंग मटेरियल है, इसमें बीच में हमने छेद किया हुआ है और इससे करंट को कंडक्टर को पास किया है ना, जिससे करंट फ्लो हो रहा है। तो हम इसमें ऑब्जर्व ये कर रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरीके से चेंज हो रहा है फ्लो ऑफ करंट के आधार पे मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो किस तरीके से चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे दो ही तरह के डायरेक्शन है, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज को ऐसे समझो कि अगर करंट, जैसे मैंने यहाँ पे x माना, यहाँ पे y माना, ऊपर x नीचे y, है ना। तो अगर करंट x टू y फ्लो होगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा क्लॉकवाइज, और अगर y टू x होगा मतलब ऑपोजिट होगा तो डायरेक्शन भी मैग्नेटिक फील्ड का ऑपोजिट हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो इससे हमने क्या कंक्लूड किया, आइए कंक्लूजन समझ लेते हैं। In order to know the direction of the magnetic field, we plot the field lines with the help of compass needle. The north pole of the compass point, तो अगर हम एक compass needle यहाँ रखते हैं in the direction of point P, है ना, तो अगर इस लाइन्स ऑफ फोर्स के ऊपर आसपास ही हम एक कंपास नीडल रखते हैं इस कंडक्टर के पास, तो क्या होगा, the north pole of the compass in the direction of magnetic field at any point, the direction of these lines is anti-clockwise, है ना। तो अगर क्या होगा, अगर डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल अगर डायरेक्शन ऑफ फील्ड पे है, मतलब फील्ड की डायरेक्शन में ही अगर हमने नॉर्थ पोल रख दिया, तो जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा फील्ड लाइंस का वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, और इसका ऑपोजिट कर दिया तो सब कुछ ऑपोजिट हो जाएगा। करंट का फ्लो हमने चेंज कर दिया या पोलैरिटी चेंज कर दी, पोलैरिटी चेंज करना कहते हैं इसे। तो अगर हमने बैटरी की पोलैरिटी चेंज कर दी तो पोलैरिटी चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को हमें समझना है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमें समझना है राइट हैंड थंब रूल से। तो राइट हैंड थंब रूल से कैसे समझेंगे, आप अपना जिस तरीके से डायग्राम में दिखाया गया है उस तरीके से आप अपने राइट हैंड को लीजिए, है ना, और ऑब्जर्व कीजिए इन दोनों डायग्राम्स में। एक बार मैं इसमें पहले आपको क्लियर कर दूं, जो हमारे थंब की जो डायरेक्शन होगी ना, मतलब थंब जिस तरफ हमें डायरेक्शन शो कर रहा है वो है डायरेक्शन ऑफ करंट,
और जो हमारी कर्ल्ड फिंगर्स जो हैं वो है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो अब इसमें आप ऑब्जर्व करो, खुद ही आपको समझ आ जाएगा। देखो अब देखो, करंट एक्स से वाई मतलब ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो होगा, तो थंब हम ऐसा अपसाइड डाउन रखेंगे, डिसलाइक वाला जो साइन होता है ना वो वाला, है ना, तो अपसाइड डाउन रखेंगे। और हमारे जो कर्ल्ड फिंगर्स हैं वो किस तरफ क्या शो करेंगी, मैग्नेटिक फील्ड का क्लॉकवाइज डायरेक्शन शो करेंगी। अब इसका ऑपोजिट करके देखो, अब उल्टा, नीचे से ऊपर अगर करंट फ्लो हो रहा है, नीचे से ऊपर अगर करंट फ्लो होगा तो हमारे जो थंब की जो डायरेक्शन होगी वो भी ऊपर होगी, और हमारे जो कर्ल्ड फिंगर्स हैं जो कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो हमें शो होगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज समझाने का समय अब चला गया। ये सब चीज़ें आप छोटी क्लास में सीख के आए। घड़ी की दिशा इज क्लॉकवाइज, घड़ी की उल्टी दिशा इज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब इसका हमें एक डेरिवेशन भी समझना है, देखो ध्यान देना। तो मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से डिनोट करते हैं, है ना, या द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डिनोटेड बाय बी। इसे हम मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं, है ना। तो मैग्नेटिक इंडक्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर के। तो कंडक्टर से डिस्टेंस जितना दूर होगा कंपास निडल का, उतना जो मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी जो मैग्नेटिक इंडक्शन की जो इंटेंसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा कम रहेगी, है ना। तो अगर कंडक्टर से कंपास निडल दूर है तो मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट कम होगा, डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट कम, डिस्टेंस कम कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट ज़्यादा होगा, है ना। चलो आगे देखते हैं। अब देखो इसमें हमने जो फॉर्मूला जो डिराइव करना है वो है, ये है हमारा फॉर्मूला। अभी इसमें प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा हुआ, ये अल्फा ए नहीं है बेटा, है ना, ये अल्फा है, ले प्रोपोर्शनलिटी का साइन है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो इससे हमारा फॉर्मूला क्या बना, B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I अपॉन आर। I अपॉन आर लिखा हुआ है ये, है ना, I अपॉन आर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड की SI यूनिट होती है टेस्ला। पूरी दुनिया में याद रख लेना, पूरी दुनिया में टेस्ला ही होती है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की SI यूनिट क्या होती है, टेस्ला। टेस्ला ही क्यों नाम रखा ये भी समझ लो। इस यूनिट का नाम टेस्ला इसलिए रखा क्योंकि निकोला टेस्ला एक अमेरिकन इंजीनियर थे, उनके सम्मान में हमने इस मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट है वो टेस्ला रखा है। ठीक है, तो निकोला टेस्ला नाम के साइंटिस्ट अमेरिकन इंजीनियर थे, उनके सम्मान में, क्योंकि उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे और अपने ऑब्जर्वेशंस प्रपोज किए थे, तो इसलिए उनके सम्मान में मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट है वो टेस्ला रखी गई है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल, है ना। अब देखो इस चीज़ को समझो कि इसमें तुमको कंफ्यूजन कहाँ होगा। इसमें तुम्हें कंफ्यूजन आ रहा होगा कि इसमें अगर हमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल बताना है तो हम कैसे बताएंगे। ठीक है, तो अब इसमें देखो, अगर करंट फ्लो की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है ना, इस लूप का फेस देखना, तो अगर करंट फ्लो की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो वो बनेगा साउथ पोल, और करंट फ्लो की डायरेक्शन अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो वो बनेगा नॉर्थ पोल। इसका मतलब क्या हुआ, अगर पोलैरिटी चेंज कर दिया तो नॉर्थ पोल बन जाएगा, पोल भी चेंज हो जाएगा मैग्नेट का, है ना। तो ये सब आर्टिफिशियल मैग्नेट के बारे में ही पढ़ रहे हैं अपन अभी, है ना। चलो अब इसमें मैं कुछ चीज़ें और बता देता हूँ। देखो, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन नियर द कॉइल आर नियरली सर्कुलर एंड कंसेंट्रिक। अब मैग्नेटिक इस कॉइल के आसपास बनने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो सर्कुलर होती, कंसेंट्रिक होती हैं, और बस इतना ही है।
द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल कैन बी टेकन एज यूनिफॉर्म, है ना। तो सेंटर ऑफ कॉइल पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसी होगी, यूनिफॉर्म होगी, मतलब एक जैसी इंटेंसिटी वाली होगी, ठीक है। तो इसमें क्लॉक रूल इसको बोलते हैं कि अगर ये करंट का फ्लो क्लॉकवाइज है तो हमारा साउथ पोल बनेगा, और करंट का फ्लो अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल बनेगा, ठीक है। आप इस चीज़ को याद करने के लिए ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे हम एस बनाते हैं ना, तो एस के दोनों एंड्स पे अगर हम एक तीर बना दें तो वो क्या शो करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और ऐसे ही अगर हम एन बनाते हैं, एन के दोनों पॉइंट एंड्स पे अगर हम एरो बना दें तो वो क्या शो करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें बहुत कम पता होती हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। अब ये डेरिवेशन हम करने वाले हैं, देखो। मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन, जिसे हम बी से डिनोट करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, दैट इज बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अब इस लूप है सर्कुलर, तो इसकी रेडियस भी होगी, तो रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आप तो ऐसे समझो, किसी भी प्रकार का अगर डिस्टेंस है तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। रेडियस भी एक तरह का छोटा सा डिस्टेंस है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, फर्स्ट इक्वेशन हमारी। सेकंड इक्वेशन है B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द लूप। अब इसमें एक नंबर ऑफ टर्न्स भी होते हैं, है ना, एक से ज़्यादा टर्न्स भी हो सकते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं इस डायग्राम में, इस डायग्राम में देखो, ये तो एक ही टर्न दिख रहा है, एक से ज़्यादा टर्न कुछ ऐसे दिखेंगे, है ना। अभी आगे जब अपन सोलेनॉइड पढ़ेंगे तो इसमें और ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट देखते हैं। तो दोनों इक्वेशन को कंबाइन करने से हमारा जो फॉर्मूला क्या बन गया, B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड N एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस R, है ना। तो B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NI अपॉन R। इसे याद करने का तरीका आप ऐसा भी रख सकते हो, जैसे देखो, B से B समझो और NIR को एक साथ बोलो, बीनीर, बिनीर, है ना, किसी का नाम हो सकता है बिनीर। बिनीर से याद कर सकते हो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड के बारे में कुछ पॉइंट्स समझ लो। देखो, एक इंसुलेटेड कॉपर होता है। सोलेनॉइड क्या होता है पहले वो समझ लो। पहले सोलेनॉइड क्या होता है वो समझ लो। एक इंसुलेटेड कॉपर वायर होता है जो कि वाउंड होता है सिलेंड्रिकल कार्डबोर्ड के ऊपर या फिर प्लास्टिक के ट्यूब, मतलब इंसुलेटिंग मटेरियल की अगर एक ट्यूब लें और उसके ऊपर एक इंसुलेटेड कॉपर वायर को हम लपेटें और उस इंसुलेटेड कॉपर वायर से अगर करंट पास करें तो वो जो हमारा जो अरेंजमेंट है वो किसकी तरह एक्ट करेगा, वो सोलेनॉइड की तरह एक्ट करेगा। The solenoid are nearly straight and the magnetic field inside a solenoid is uniform. Solenoid जनरली स्ट्रेट ही होते हैं सारे। एक्चुअली सोलेनॉइड का मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल बता देता हूँ। गाड़ियों में जो स्टार्टर मोटर लगी होती है वो सोलेनॉइड की तरह एक्ट करती है। जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो, सोलेनॉइड स्विच जो है वो चालू हो जाता है और जो स्टार्टर मोटर का जो गियर है वो एंगेज हो जाता है हमारे गाड़ी के मेन गियर से या फ्लाई व्हील से, ऐसा भी कह सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक और पॉइंट समझ लो सोलेनॉइड के बारे में। करंट कैरिंग सोलेनॉइड बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट विद फिक्स्ड पोलैरिटीज एट इट्स एंड। सोलेनॉइड की जो पोलैरिटी है वो जनरली फिक्स्ड होती है एंड्स पे, है ना। नेक्स्ट देखते हैं सोलेनॉइड कैसा दिखता है, वो देख लो, ऐसा दिखता है ना। तो ये प्लास्टिक की ट्यूब मान लो, ए बी इंसुलेटेड ट्यूब है, उसके ऊपर इंसुलेटेड कॉपर वायर, सॉरी जो ट्यूब है वो इंसुलेटिंग मटेरियल की बनी होती है, जैसे प्लास्टिक, कार्डबोर्ड, पेपर, कुछ भी हो सकता है।
उसके ऊपर हमने एक कॉपर वायर, इंसुलेटेड कॉपर वायर लपेटा हुआ है और एक उसके कनेक्शन कर दिए की और बैटरी से। करंट कहाँ फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, है ना, पूरे वायरिंग में। और उसके बीच में अगर हम एक आयरन रॉड डालेंगे ना तो वो बहुत तेजी से आगे जाएगी, है ना। दैट मीन्स इट इज एक्टिंग एज अ बार मैग्नेट, बार मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा वो, है ना। और उस पाइप से अगर हम आयरन रॉड पास करेंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो रिपल्शन होगा बहुत तेजी से। ठीक है, करके मत देखना घर में, बहुत ज़्यादा हानिकारक हो जाता है कभी कभी ऐसे एक्सपेरिमेंट, है ना। तो घर में बिल्कुल प्रयास मत करना। चलो आगे देखते हैं। अब इसके ऊपर हमें जो है वो कुछ इसके भी डेरिवेशन करना है ना। तो ध्यान देना, देखो अब देखो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है ना, मैग्नेटिक इंडक्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के और नंबर ऑफ टर्न्स के। तो बस यही दो स्टेटमेंट हम ध्यान में रखेंगे। लगता है कुछ मिसप्रिंट हो गया, बट इट्स ओके, हो जाता है कई बार। अब मैं आपको सही बता रहा हूँ, है ना। तो इसमें दो ही पॉइंट है हमारे पास। मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट, दैट इज बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अब इसके आप जो अरेंजमेंट है ना दो तरीके से, और नंबर ऑफ टर्न्स के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जो फॉर्मूला हमें मिला वो ये मिला, है ना। दिस इज योर फॉर्मूला, ठीक है, राइट से जो बना है। तो अब देखो इसे याद करने के दो तरीके हैं, इसलिए मैंने बीच में और लगाया हुआ है। B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एन लिखोगे तो वो आपका बन जाएगा बिन, डस्ट बिन। तो डस्ट मत लेना, बिन ले लेना, बिन ले लेना, है ना। एक और तरीका है इसको याद करने का, बिन, बीनी, बीनी, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन आई, बीनी, है ना। बिन्नी किसी का नाम होगा तो बीनी, है ना, बीनी। ठीक है, चलो अब देखो अब हमें समझना है इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्सेस परमानेंट मैग्नेट। एक डिफरेंस बिटवीन मैं आपको दिखा रहा हूँ, है ना। तो हम दोनों चीज़ें एक साथ समझ लेंगे, इनके यूजेस भी समझ लेंगे, है ना। चलो मैंने इसमें 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यूज़ किए हैं। सारा सब कुछ कवर करना इसमें पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए मैंने दो ही तीन इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट मुझे लगे वो मैंने कवर किए हैं इसमें। एग्जांपल मैं वर्बली बताऊंगा, ठीक है। चलो सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है इस चीज़ को समझ लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टेम्पररी मैग्नेट एज इट कैन बी रेडिली बी डीमैग्नेटाइज्ड बाय स्टॉपिंग द करंट थ्रू सोलेनॉइड। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट एक तरह का सोलेनॉइड ही होता है। सोलेनॉइड जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह ही काम करता है, ठीक है। अब इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट एक टेम्पररी मैग्नेट होता है, इसे तुरंत डीमैग्नेटाइज किया जा सकता है। कैसे? करंट का फ्लो बंद कर दो, आपका डीमैग्नेटाइज हो गया तुरंत, और जैसे करंट का फ्लो स्टार्ट होगा फिर से मैग्नेटाइज हो जाएगा, है ना। अब जो परमानेंट मैग्नेट है वो उसे तुरंत डीमैग्नेटाइज नहीं किया जा सकता क्योंकि वो परमानेंट मैग्नेट है। उसका जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो बहुत समय तक नहीं जाता है। उसके कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से वो बहुत समय तक मैग्नेटाइज्ड रहती है ना। आगे देखते हैं। An electromagnet produces a strong magnetic field whose strength can be changed by changing the current through solenoid. इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है उससे एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। इसकी मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है ना, इसे हम चेंज भी कर सकते हैं करंट के फ्लो को चेंज करके, है ना। नेक्स्ट देखो, अब जो मैग्नेटिक फील्ड जो परमानेंट मैग्नेट की है वो वीक होती है कंपैरेटिवली, और इसकी स्ट्रेंथ को चेंज नहीं किया जा सकता, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, द पोलैरिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन इजीली बी रिवर्स बाय चेंजिंग द डायरेक्शन थ्रू सोलेनॉइड।
डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज करके जो इसकी पोलैरिटी इलेक्ट्रोमैग्नेट की वो चेंज की जा सकती है, लेकिन परमानेंट मैग्नेट की पोलैरिटी फिक्स्ड होती है और इसे रिवर्स नहीं किया जा सकता। अब इसके एग्जांपल देख लो एक एक करके। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो यूज होता है इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में, जैसे इलेक्ट्रिक बेल हुई, इलेक्ट्रिक फैन हुआ, टेलीग्राफ हुआ, इलेक्ट्रिक ट्रेन, इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर एटसेट्रा। ठीक है, सेकंड इसका एग्जांपल देख लो। इट इज यूज्ड फॉर लिफ्टिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग लार्ज मासेस ऑफ आयरन इन द फॉर्म ऑफ गिल्डर्स। तो गिल्डर्स के फॉर्म में बड़े बड़े मासेस को लिफ्ट करने में, ट्रांसपोर्ट करने में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट इसका देख लो। इन मेडिकल प्रैक्टिस फॉर रिमूविंग आयरन पीसेस फ्रॉम द वुंड्स, जैसे अगर आपको लग जाती है और कुछ लोहे की लग जाए तो वो लोहे के जो कण होते हैं उनको निकालने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ किया जाता है और आपको इन्फेक्शन से बचाया जाता है। तो मेडिकल प्रैक्टिसेस में भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का बहुत उपयोग होता है। चलो परमानेंट मैग्नेट के एग्जांपल देख लो। परमानेंट मैग्नेट यूज होते हैं इलेक्ट्रिक मीटर्स जैसे गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर, अमीटर एटसेट्रा, स्पीडोमीटर, इस तरह की डिवाइसेस जो होती हैं इनमें यूज होते हैं। माइक्रोफोन्स, लाउड स्पीकर में मैग्नेट यूज होता है। अरे स्पीकर के पीछे एक बड़ा सा गोल मैग्नेट लगा होता है, वो परमानेंट मैग्नेट है। इलेक्ट्रिक क्लॉक्स में भी परमानेंट मैग्नेट यूज होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये था इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट के बीच में डिफरेंस। नेक्स्ट देखते हैं। अब हमें देखना है फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कितना फोर्स डेवलप हो रहा है ना, वो हमको देखना है। तो इस चीज को समझने के लिए हमको ना किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट समझना पड़ेगा। तो व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सेप्ट व्हेन इट इज प्लेस्ड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स तभी डेवलप होगा जब करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा, है ना। अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल आप कंडक्टर को रख दोगे तो उसमें किसी भी प्रकार का फोर्स इंड्यूस नहीं होगा। ठीक है, चलो किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट समझ लेते हैं। देखो किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट क्या बताता है, ये हमें रिलेशनशिप बताता है फोर्स एक्टिंग ऑन डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन कंडक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। 3 डायरेक्शन बताता है। ठीक है, किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट के आधार पे फ्लेमिंग ने अपना लेफ्ट हैंड रूल दिया था जिसमें इन तीनों चीज़ों के डायरेक्शन के बारे में बताया गया है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट का डायग्राम कुछ इस प्रकार है। अब देखो आपको साइड में एक लेफ्ट हैंड का डायग्राम भी दिख रहा है ना। तो जो एफ वाला जो हिस्सा है ना, मैं आपको जूम कर रहा हूँ, देखो कुछ कुछ लिखा हुआ दिख रहा है। तो थंब का जो डायरेक्शन है वो है फोर्स का डायरेक्शन, फोर फिंगर का जो डायरेक्शन है वो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और मिडिल फिंगर का जो डायरेक्शन है वो है करंट का डायरेक्शन। लेफ्ट हैंड ले लो और उसको इसी फॉर्म में अरेंज कर लो। फिर मैं आपको इसका शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ याद करने की। देखो आपने अमेरिकन एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का एब्रीविएशन सुना होगा, FBI जिसको बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे भी हमको FBI मिल रहा है, F फॉर फोर्स, B फॉर मैग्नेटिक फील्ड एंड I फॉर करंट। ठीक है, तो अब इस किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट के डायग्राम में इसका जो अरेंजमेंट कंस्ट्रक्शन जो होता है वो किस प्रकार का होता है समझ लो। देखो यहाँ पे ना एक हॉर्स शू मैग्नेट हमने ली हुई है, इसके ऊपर एक स्टैंड पे एक फ्लेक्सिबल जॉइंट लगा हुआ है, एक स्ट्रेट वायर हमने लिया है जो कि किससे कनेक्टेड है, नीचे रखे मर्क्यूरी से कनेक्टेड है।
फिर मर्क्यूरी से एक बैटरी का वायर कनेक्टेड है और एक वायर जो बैटरी का दूसरा जो वायर है वो कनेक्टेड है किससे, फ्लेक्सिबल जॉइंट के टॉप से, ठीक है। फिर ये मैग्नेट है, बैटरी है, एक रियोस्टेट भी हमने लगाया। रियोस्टेट क्या करता है, रियोस्टेट जो होता है वो रेजिस्टेंस को फ्लक्चुएट करता है ना, मतलब रेजिस्टेंस को हम रियोस्टेट की मदद से कम ज़्यादा कर सकते हैं। चलो आगे देखते हैं। इसमें एक बच्चे ने सवाल पूछा अभी कि सर इसमें मरकरी का यूज़ क्यों किया जाता है ना। Dotted line shown, this causes the wire to leave contact with the mercury and break the circuit। तो मरकरी जो होता है वो सर्किट ब्रेक, तुरंत सर्किट, जैसे अगर बहुत ज़्यादा करंट फ्लो हो गया तो सर्किट ब्रेक करने में मरकरी का योगदान रहता है। और फिर जो वायर फिर से मरकरी पे फॉल होता है तो फिर से वो अपना सर्किट कंप्लीट कर लेता है ना। तो मतलब कुल मिला के कहना ये है कि अगर करंट का फ्लो कम ज़्यादा होगा तो वो वायर को किक कर देगा और मरकरी से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, मतलब सर्किट से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब इससे हमको एक डेरिवेशन करना है। डेरिवेशन किस चीज़ का करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर and it is also directly proportional to the length of the conductor, directly and also directly proportional to the magnetic field, magnitude of magnetic field। तो इससे हमारी तीन इक्वेशन क्या बन गई, F is directly proportional to I, L and B। तीनों इक्वेशन को कंबाइन करके हमें क्या मिला, F is directly proportional to BIL, F bill, है ना। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगाना बहुत ज़रूरी होता है ना। तो हमने के वो कांस्टेंट यूज़ किया है ना। तो इसका याद करने का तरीका ये हो सकता है, एफ काबिल, है ना, केबिल, केबिल होती है ना, केबिल, केबिल, ठीक है। तो ये याद करने के तरीके आप अपने खुद के भी बना सकते हैं, है ना। तो अब देखो यहाँ पे मैंने बताया, वो मेंशन किया है कि कौन सी चीज़ क्या है। बी मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी यूनिट टेस्ला होगी, करंट है आई जिसकी यूनिट एम्पियर होगी, और एल इज़ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर जिसकी यूनिट होगी मीटर्स में, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब इसके बाद हम डिफाइन करेंगे 1 टेस्ला को। क्या होता है 1 टेस्ला, देखो द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज 1 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड 1 टेस्ला तब होगी अगर, देखो पुराना फॉर्मूला देख लो, यहाँ से अगर हम b की वैल्यू निकालते, k की वैल्यू तो 1 मान लो हमेशा, है ना, फॉर ऐसा ही यूनिट k इक्वल टू 1, है ना। तो 1 टेस्ला को हम डिफाइन कर रहे थे, तो इससे हम b की वैल्यू क्या निकली, b इक्वल टू एफ अपॉन एल आई। स्टेटमेंट समझ लो, the magnitude of magnetic field is 1 Tesla if a conductor of 1 meter length carrying a current of 1 ampere experiences a force of 1 Newton। तो 1 न्यूटन फोर्स वो एक्सपीरियंस कर रहा है, 1 एम्पियर करंट 1 मीटर कंडक्टर की लेंथ, और 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है ना। तो इससे हमारा फॉर्मूला क्या बन जाए, b इक्वल टू एफ अपॉन एल आई। बी का फॉर्मूला बना रहे हैं ना, टेस्ला डिफाइन कर रहे हैं ना, तो b का फॉर्मूला बनेगा। तो 1 सबकी वैल्यू 1 1 रख दो, तो f की वैल्यू हो जाएगी 1 न्यूटन, l की वैल्यू हो जाएगी 1 मीटर, i की वैल्यू हो जाएगी 1 एम्पियर, है ना। तो इससे हमारी 1 टेस्ला क्या हो गया, 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर, है ना, 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर हो जाएगी। चलो नेक्स्ट देखना है अपने को। अब देखो मूविंग चार्ज की वजह से, मूविंग चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कितना फोर्स डेवलप हो रहा है। A charge moving in a magnetic field experiences a force except when it is moving in the direction parallel to it।
तो फोर्स से वो तभी एक्सपीरियंस करेगा जब वो मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही मूव करेगा तो किसी प्रकार का फोर्स होगा क्या? नहीं होगा। इस चीज़ को ऐसे समझो, आप ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन चल रही है ना, और ट्रेन के डायरेक्शन में अगर आप चलोगे तो आपको बहुत कम फोर्स लगेगा, है ना। ट्रेन की अब बैठ जाओगे तो आपको फोर्स समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा, है ना। और एग्जांपल दूं तो एक और एग्जांपल इसको ऐसे समझो, जैसे आप अभी ट्रेन के अंदर बैठे हो, है ना, और तो ट्रेन के जब अंदर हो आप तो ट्रेन के डायरेक्शन में जा रहे हो, मूविंग ट्रेन, हाँ। तो मूविंग ट्रेन है, आप ट्रेन के अंदर बैठे हो तो आपको कोई फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन जैसे ही आप बाहर निकल के गेट से लटक गए तब आपको फोर्स महसूस होगा, है ना। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल था। चलो आगे देखते हैं यार, बहुत लंबी क्लास हो गई है, फटाफट देखते हैं। तो इससे हमने क्या किया, देखो फोर्स, फर्स्ट इक्वेशन देखना, F इक्वल टू BIL, अभी हमने फॉर्मूला डराइव किया, है ना। अब इस फॉर्मूले में हमने क्या रखा, I इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम, Q अपॉन T रखा, है ना। तो हमारा फॉर्मूला बन गया QLB अपॉन T। अब डिस्टेंस अपॉन टाइम हम क्या ले सकते हैं, वेलोसिटी, है ना। तो L अपॉन T की जगह पे हमने V रख दिया, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, QVB, फोर्स इक्वल टू QVB। अब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। क्या होती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, देखो, मैग्नेटिक फोर्स कैन ओनली एक्ट ऑन मूविंग चार्जेस, नॉट ऑन स्टेशनरी चार्जेस। तो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो सिर्फ मूविंग चार्जेस पे ही एक्ट करता है, स्टेशनरी चार्जेस पे कोई एक्ट नहीं करता, है ना। No force act on a charge if it is moving along the direction of magnetic field। अगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करेगा तो किसी प्रकार का कोई फोर्स नहीं लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ चार्ज। वेलोसिटी ऑफ चार्ज के परपेंडिकुलर होती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ना। मैग्नेटिक फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, चार्ज वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अब बाकी की जो दो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो जो फॉर्मूले जो हमने अभी डराइव किए वही उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। अब हमें समझना है इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स में डिफरेंस। यहाँ भी मैंने 3 ही पॉइंट लिए हुए हैं जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, अगर एग्जाम में आता है तो आप ये भी मेंशन कर सकते हैं या फिर अपने मन से भी लिख सकते हैं। चलो समझते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्सेज आर कोलिनियर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्सेज जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कोलिनियर होते हैं, और मैग्नेटिक फोर्स जो होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स जो होते हैं वो डिपेंड होते हैं चार्ज के रेस्ट या मोशन पे, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स जो होते हैं वो चार्ज या मोशन पे डिपेंडेंट, चार्ज पार्टिकल के मोशन पे डिपेंडेंट होते हैं। यार कुछ गलत बता दी, एक सेकंड होल्ड ऑन। देखो इलेक्ट्रिक फोर्सेस जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल के, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स जो होते हैं वो मोशन पे ही डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फोर्स के दौरान वर्क डन होता है ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स के दौरान कोई वर्क डन नहीं होता। मैग्नेटिक फोर्स में चार्ज पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट के दौरान कोई वर्क डन नहीं होता है, बिकॉज द मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड। अब परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड रहेगा तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। वर्क डन का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, FD cos थीटा, cos 90 जीरो होता है ना। तो इस हिसाब से हमारा जो मैग्नेटिक फोर्स है वो जीरो होता है ना। तो कोई वर्क डन नहीं होता मैग्नेटिक फोर्स के दौरान। अब हमें कुछ डिवाइसेस समझने हैं, जैसे देखो इलेक्ट्रिक मोटर समझना है। पहले इलेक्ट्रिक मोटर के कुछ डेफिनेशन समझ लो, फिर मैं कंस्ट्रक्शन के बाद तुम्हें डायग्राम दिखा दूंगा, डायग्राम के साथ वर्किंग, डायग्राम वर्किंग एक साथ बता दूंगा, है ना।
चलो डेफिनेशन समझते हैं। ये एक डिवाइस होता है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फिर वर्किंग प्रिंसिपल इसका होता है व्हेन अ कॉइल कैरिंग करंट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क। तो एक टॉर्क एक्सपीरियंस होता है जब भी करंट कैरिंग कॉइल एक मैग्नेटिक फील्ड में रखी जाती है, तो एक टॉर्क एक्सपीरियंस होता है। एज अ रिजल्ट ऑफ इट the coil begins to rotate। डेफिनेशन समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर की एक डिवाइस होता है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। यार मैं डेफिनेशन इसलिए रिपीट कर दी क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद पिछली बार तुम्हें सुना ही नहीं दिया, है ना। वर्किंग प्रिंसिपल होता है इसका, जब भी किसी कॉइल से करंट पास होता है और उस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए, मतलब करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम रखेंगे तो उसमें एक टॉर्क डेवलप होगा और उस टॉर्क का रिजल्ट होगा रोटेशन। ठीक है। अब इसमें 4 मेन कंपोनेंट होते हैं। एक होता है आर्मेचर, जिसमें इंसुलेटेड कॉपर वायर जो है वो उसकी वाइंडिंग की जाती है। बहुत सारे टर्न्स होते हैं इसमें इंसुलेटेड कॉपर वायर के। अगर आपने कभी पंखे की मोटर, कूलर की मोटर या कोई सी भी खिलौने की मोटर खोली हो तो उसके अंदर आपको बहुत सारी कॉपर वाइंडिंग्स दिखेंगी, है ना। तो वो आर्मेचर होता है हमारा, है ना। फिर फील्ड मैग्नेट्स होती हैं। फील्ड मैग्नेट आप मोटर के अंदर, अगर स्टेटर जो होता है मोटर के अंदर, अगर आप ऐसे ध्यान देंगे तो अंदर 2 मैग्नेट लगी होती हैं जो सेमी सर्कुलर शेप की होती हैं। ठीक है। फिर 2 स्प्लिट रिंग्स होती हैं। स्प्लिट रिंग्स का फंक्शन क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। ये 2 हाफ्स ऑफ सेम मेटेलिक रिंग होती हैं जो कि एंड ऑफ द आर्मेचर में कनेक्टेड होती हैं और यही रोटेट होती हैं आर्मेचर के साथ, है ना, जो आर्मेचर के साथ रोटेट भी होती हैं। फिर ब्रशेस लगे होते हैं। ये फ्लेक्सिबल मेटल प्लेट्स या कार्बन रॉड्स होती हैं जो कि क्या करती हैं, विच आर सो फिक्स दैट दे आर कॉन्स्टेंटली टच द रिवॉल्विंग रिंग्स, जो कि रिवॉल्विंग रिंग्स को कॉन्स्टेंटली टच कर रहे हैं। अब आजकल जो टेक्नोलॉजी आ गई वो ब्रशलेस मोटर वाली टेक्नोलॉजी आ गई है, जिसमें जो ब्रश की ज़रूरत नहीं होती। तो इससे हमारा फ़ायदा क्या है, ब्रश्ड मोटर जो होती है जो हम पढ़ रहे हैं अभी, उसमें करंट लॉस थोड़ा ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली ब्रशलेस मोटर के। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। एक और कंपोनेंट होता है इसमें बैटरी। बैटरी जो कि इलेक्ट्रिक सोर्स है हमारा, करंट सोर्स भी कह सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पेंसिल सेल जैसे सेल्स होते हैं, which is connected across the brushes. The brushes pass the current to the ring. Ring में करंट पास किया जाता है where it is carried to the armature, जो कि रिंग से आर्मेचर में पास हो जाता है ना। और इससे फिर मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट की वजह से फिर रोटेशन हमको ऑब्जर्व होता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो ये है डायग्राम। अब वर्किंग समझ लो। अब देखो, मान लो बैटरी ने आर्मेचर को करंट भेजा एक डायरेक्शन में, है ना, जहां पे आपको अपवर्ड फोर्स लिखा हुआ दिख रहा है ना, मान लीजिए उस डायरेक्शन में बैटरी ने करंट पास किया। ठीक है। तो अब लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल लगाओ इसमें, है ना। तो लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल से हमें क्या ऑब्जर्व हुआ, वी फाइंड दैट आर्म एड एक्सपीरियंसेस अ फोर्स विच इज एक्टिंग आउटवर्ड्स। तो एक आउटवर्ड फोर्स, अपवर्ड फोर्स इसमें आर्मेचर में लगेगा, है ना, एंड परपेंडिकुलर टू द आर्म, आर्म के परपेंडिकुलर लगेगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। फिर जब आर्मेचर हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेगा ना, तो डायरेक्शन ऑफ करंट इन द आर्म्स एडी एंड बीसी, एडी बीसी छोड़ दो तुम, मैं किसी बुक से एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक्चुअली। तो अब क्या होगा, जैसे ही हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट होगा तो पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी। फिर से दोबारा यही प्रोसेस रिपीट होगी और रिपीट होगी। फिर से अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस होगा
और ऐसा फोर्स एक्सपीरियंस होते 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 हमारी जो मोटर है वो बहुत तेज़ी से रोटेट करने लगेगी, है ना। तो असली में हमारी मोटर कुछ इस प्रकार की दिखती है, ठीक है। तो हमारी जो वाइंडिंग होती है वो इस एरिया में होती है, यहाँ अंदर वाइंडिंग होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो स्पीड ऑफ रोटेशन हम कैसे बढ़ा सकते हैं, ध्यान देना। स्पीड ऑफ रोटेशन हम बढ़ा सकते हैं करंट की स्ट्रेंथ बढ़ा के, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा के, एरिया ऑफ कॉइल बढ़ा के, या फिर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा के। ये सारी चीज़ों से, ये 4 पॉइंट की मदद से हम रोटेशन स्पीड बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब हमें समझना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये चैप्टर एंड है ऑलमोस्ट, बस खत्म पे ही है। It is a process in which a conductor is put in a particular position and magnetic field keeps varying and or magnetic field is stationary. मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेरी करती है, या फिर ऐसा कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी है और कंडक्टर जो है वो मूविंग है। जिससे क्या प्रोड्यूस होगा, एक ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होगा अक्रॉस द इलेक्ट्रिक कंडक्टर, या फिर ऐसा कह सकते हैं एक वोल्टेज जनरेट होगा, है ईएमएफ ऑफ वोल्टेज, है ना। ईएमएफ और वोल्टेज। अब इसके साथ हमें समझना है फैराडेज एक्सपेरिमेंट। अब देखो यहाँ हमने क्या लिया है, एक ए बी सोलेनॉइड लिया हुआ है, जिसके जो टर्न्स हैं कुछ इसमें, और इन टर्न्स के एंड पे हमने एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया है। भाई मैं बता देता हूँ, गैल्वेनोमीटर ये है ना। जी नाम देना भूल गया मैं उसको, है ना। तो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है यहाँ पे। तो अगर मैग्नेट स्टेशनरी है ना, तो क्या हो रहा है, किसी भी प्रकार का कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं हो रहा है। North pole is brought towards the coil, current flows in the coil and shows। तो अब जब हम नॉर्थ पोल को इस सोलेनॉइड के पास लाएंगे ना, तो क्या होगा, जो हमें गैल्वेनोमीटर, इस जो पूरे सर्किट से करंट पास होगा, करंट फ्लो होगा, और गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन है वो राइट की तरफ शो होगा, है ना। और फिर अगर हमने मोशन स्टॉप कर दिया तो फिर से क्या होगा, गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन है वो फिर से 0 पे आ जाएगा। और फिर जब हम, जैसे ही हम साउथ पोल इसके सामने लेके आएंगे, फिर मैग्नेट को अगर हम दूर ले जाएं, देन द करंट फ्लोज इन अ अपोजिट डायरेक्शन टू दैट इन द केस, ठीक है। अब मैग्नेट को जब हम दूर ले जाएंगे तो जो करंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा, और गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन है वो लेफ्ट में शो करेगा, ठीक है। तो लेफ्ट राइट का खेल होता है, सेंटर 0 में होता है। जब नॉर्थ पोल आगे लेके जाएंगे तो वेलोसिटी का कोई खेल नहीं है इसमें। जब मैग्नेट को पास लेके जाएंगे तो करंट का फ्लो का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा, और जो गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन है वो राइट साइड होगा। दूर लेके जाएंगे तो करंट फ्लो का जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज होगा, और गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन है वो लेफ्ट साइड होगा। छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। चलो नेक्स्ट समझते हैं। अब फेराडे एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन्स क्या है वो भी समझ लो, है ना। मैं वर्बली बता रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। द गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट। कॉइल और मैग्नेट के बीच में जब रिलेटिव मोशन होता है, मतलब हम अगर कॉइल को हाथ में पकड़ पाते हैं और मैग्नेट को हाथ में रखें, और दोनों को पास 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 लेके आए, पास लाएं फिर दूर ले जाएं, फिर पास लाएं फिर दूर ले जाएं, ऐसे ही खेलते रहें, तो गैल्वेनोमीटर में हमें अलग अलग प्रकार का डिफ्लेक्शन दिखेगा ड्यू टू एन इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल, ठीक है। एक और कंक्लूजन बताया था, डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन जो बताया है, द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन इज रिवर्स्ड इफ द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट इज रिवर्स्ड। अगर रिलेटिव मोशन को हम रिवर्स कर दें तो डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन भी रिवर्स हो जाएगा, है ना। फॉरवर्ड मोशन होगा तो राइट साइड डिफ्लेक्शन होगा, रिवर्स मोशन होगा तो लेफ्ट साइड डिफ्लेक्शन होगा, सिंपल। ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल, डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन किसकी वजह से होगा, करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल, है ना। नेक्स्ट देखते हैं।
the deflection in the galvanometer if the magnet and the coil are rapidly moved with respect to time each other। अगर बहुत तेजी से अगर हम मैग्नेट को पास दूर टू एंड फ्रो मोशन में रखेंगे, बहुत स्पीड से रखेंगे, अगर वेलोसिटी बहुत तेज होगी पास लाने की और दूर ले जाने की, तो जो करंट जो डिफ्लेक्शन होगा गैल्वेनोमीटर का वो इंक्रीज हो जाएगा, है ना। मतलब वहाँ पे भी डिफ्लेक्शन हमको बहुत तेजी से लेफ्ट राइट के फॉर्म में दिखेगा, है ना। अब फैराडेज का एक्सप्लेनेशन देखना हमको, है ना। देखो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। फैराडे ने क्या एक्सप्लेन किया है समझ लो। द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। ये मैग्नेटिक लाइन्स जो इतनी सारी आपको दिख रही हैं ये है मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना। रिमेन्स कांस्टेंट, ये हमेशा कांस्टेंट ही होता है। इट इज ड्यू टू दिस रीजन दैट द गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, देयर इज नो इंड्यूस करंट इन द कॉइल। गैल्वेनोमीटर इसलिए डिफ्लेक्शन शो नहीं करता है क्योंकि इंड्यूस करंट कुछ है ही नहीं, है ना। तो मैग्नेटिक फ्लक्स सेम ही रहता है, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, एक बार उसको बहुत तेजी से पास में ला रहे हैं और एक बार बहुत तेजी से दूर ले जा रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स के इन्फ्लुएंस की वजह से जो करंट फ्लो की जो स्पीड है वो इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है, या पोलैरिटी रिवर्स हो रही है, ऐसा कह सकते हैं। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, ये जो एरो का साइन बना है ना यहाँ पे, ये है गैल्वेनोमीटर का साइन, ठीक है, ध्यान रखना ये चीज। कांस्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स इन द कॉइल डू नॉट इंड्यूस करंट इन इट। अगर कांस्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स होगा तो किसी प्रकार का करंट इंड्यूस नहीं होगा, और अगर वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स होगा देन इट इंड्यूसेस करंट इन द कॉइल, है ना, ये ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। बेटा थोड़ा मैं स्पीड इसलिए बढ़ा रहा हूँ बिकॉज वीडियो बहुत लंबा होगा। अब हमें देखना है डायनामो रूल, है ना। चलो फैराडेज एक्सप्लेनेशन पे एक दो पॉइंट और बता देता हूँ। जैसे मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन दी थी फैराडे ने। द फिनोमेना ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट फ्रॉम मैग्नेटिक इफेक्ट दैट इज बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद इट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इससे जो मैग्नेटिक इफेक्ट के द्वारा मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से जो इलेक्ट्रिक करंट का जो जनरेशन हो रहा है किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में, इसी को हमने कहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब हमको देखना है डायनामो रूल। इसको हम फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल भी बोलते हैं, है ना। राइट हैंड रूल में देखना, ए वाला जो डायरेक्शन है ना वो है इंड्यूस्ड करंट, है ना। बी वाला जो डायरेक्शन है वो है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और थंब का जो डायरेक्शन है वो है मोशन ऑफ द फर्स्ट फिंगर एंड द सेंट्रल फिंगर ऑफ द राइट हैंड so that they are mutually perpendicular to each other. The first four fingers are the direction of magnetic field. फोर फिंगर जो है वो है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और सेकंड जो फिंगर है दैट इज द थंब पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर। जो थंब है ये है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, एंड द सेंट्रल फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो बी जो है वो है इंड्यूस, किसी एक को कुछ भी मान लो, ए को करंट इंड्यूस करंट के डायरेक्शन मान लो, बी को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन मान लो, और ए क्रॉस बी को मोशन ऑफ द कंडक्टर मान लो, मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब एसी और डीसी जनरेटर हमको समझना है। देखो मैं सिंपल बता देता हूँ। एसी जो होता है, ये चीज़ें मैं वर्बली बता रहा हूँ। देखो एसी और डीसी जनरेटर क्या करता है ना। एन डायरेक्ट प्रिंसिपल से स्टार्ट करते हैं। एन इलेक्ट्रिक करंट विच चेंजेस इट्स डायरेक्शन आफ्टर सर्टेन फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम बाय इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। तो एक फिक्स टाइम के बाद जब भी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चेंज हो जाता है, या ऐसा कह सकते हैं पोलैरिटी चेंज हो जाती है, तो वो अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस हो रहा है ना। और डीसी जनरेटर क्या हो रहा है, अगर पोलैरिटी कांस्टेंट है तो डीसी जनरेटर
कहलाएगा, है ना। अब देखो अभी हम क्या कर रहे थे, यहाँ देखना, है ना, यहाँ बैटरी लगी थी पहले, यहाँ से करंट इंड्यूस कर रहे थे आर्मेचर में, तो आर्मेचर घूम रहा था। अब हम क्या कर रहे हैं, आर्मेचर को घुमा रहे हैं और इसी जगह से करंट ले रहे हैं, ठीक है। तो एसी करंट ले रहे हैं यहाँ पे हम। फर्स्ट डायग्राम में हम एसी करंट ले रहे हैं और सेकंड डायग्राम में हम डीसी करंट ले रहे हैं। प्रिंसिपल बिल्कुल सेम है। जब मैग्नेटिक फील्ड में आर्मेचर को हम रोटेट करेंगे तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होगा, जो कि हमें आउटपुट कहाँ मिलेगा, आउटपुट कहाँ मिलेगा, गैल्वेनोमीटर में मिलेगा कि करंट इंड्यूस हो रहा है या नहीं, है ना। अब हम बिल्कुल प्रोसेस उल्टा कर रहे हैं, है ना। तो आपके जो डीसी मोटर होती है वो इलेक्ट्रिक मोटर की तरह भी काम करती है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर की तरह भी काम करेगी। इट वर्क्स बोथ वेज, है ना। तो इसका कंस्ट्रक्शन समझ लो दोनों का। चार चीज़ें इसमें होती हैं, वही जो इलेक्ट्रिक मोटर में होती है, आर्मेचर, फील्ड मैग्नेट, स्लिप रिंग्स, ब्रशेस, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट जिसको बोलते हैं, है ना, वही सब कुछ है। अब हमें देखना है, देखो बहुत ज़्यादा प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग अगर मैं पूरा एक्सप्लेन करने बैठा हूँ तुम और बोर हो जाओ। ऑलरेडी 1 घंटे का वीडियो हो गया, मुझे आधे घंटे में ख़त्म करना था। चलो अब नेक्स्ट देख लो फटाक से, इलेक्ट्रिक हमारे डोमेस्टिक वायरिंग कैसे की जाती है उसके बारे में। देखो डोमेस्टिक वायरिंग कैसे की जाती है, इसमें 3 वायर होते हैं, ई एल एन। ई फॉर अर्थ वायर, एल फॉर लाइव वायर, लाइव वायर मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर, जो लाइव इलेक्ट्रिसिटी जिससे आ रही है, और एक होता है न्यूट्रल वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट वाला है इलेक्ट्रिक बोर्ड फ्यूज, ये लगा है हमारे इलेक्ट्रिक मीटर, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। घर में एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड भी होता है जो कि पूरे घर के सभी जगह पे इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करता है ना। तो 220 वोल्ट ही इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट होती है सभी जगह पे। पैरेलल कनेक्शन होते हैं इसलिए वोल्टेज सेम रहता है। हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में कि पैरेलल वोल्ट केस में जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट होता है ना, पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज कांस्टेंट होता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो हमको समझना ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन, उसके लिए हम ले रहे हैं 5 मिनट का ब्रेक। 5 मिनट का नहीं, 20 सेकेंड्स का ब्रेक लेते हैं। लॉकडाउन चल रहा है तो हैंड वॉश करके आते हैं। तो चलिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसी होती हैं, आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर। तो फर्स्ट का आंसर हमारा हो जाएगा बी, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये ज़्यादा सही आंसर है। पैरेलल तो हमेशा होती हैं लेकिन नेवर इंटरसेक्ट, कभी इंटरसेक्ट भी नहीं करती हैं, है ना। सेकंड देखते हैं, चार्ज बॉडी एट रेस्ट प्रोड्यूसेस। चार्ज बॉडी जब रेस्ट पे होगी तो क्या प्रोड्यूस करेगी, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही प्रोड्यूस करेगी। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाज डिस्कवर्ड बाय। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट किसने डिस्कवर्ड किया था, ऑस्टेड ने। हमने ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट पढ़ा है अभी। द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ अ स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट आर। स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसी होती हैं, कंसेंट्रिक सर्कल होती हैं। फोर्थ के एक्चुअली 2 आंसर सही हैं, एक तो बी और एक सी। कंसेंट्रिक भी होती हैं और एक परपेंडिकुलर भी होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फिफ्थ देखते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज इन्वॉल्व्ड इन। सेकंड आंसर है इसका, प्रोडक्शन ऑफ करंट बाय रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल। एन इलेक्ट्रिक जनरेटर एक्चुअली एक्ट्स एज अ। इलेक्ट्रिक जनरेटर किस तरीके से एक्ट करता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होना चाहिए मेरे हिसाब से। 6 है ना, 6 का डी, कन्वर्टर ऑफ एनर्जी, ठीक है। 7 देखते हैं, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन अ सर्किट इज गिवन बाय।
Fleming's right hand rule. The device based on the principle of electromagnetic induction is, elecट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे कौन सी डिवाइस काम करती है? इलेक्ट्रिक जनरेटर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। डी आंसर है। 10th देखते हैं। करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। द डिवाइस बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल इज इलेक्ट्रिक मोटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर द कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट की कोर कैसे बनाई जाती है? सॉफ्ट आयरन से बनाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं 12. इलेक्ट्रिक फ्यूज एंड स्विचेस शुड बी कनेक्टेड टू। इलेक्ट्रिक फ्यूज और स्विचेस कैसे कनेक्टेड होते हैं? लाइव वायर से। ठीक है। एन अल्टरनेटिंग करंट इज दैट करंट विच चेंजेस रेगुलरली इट्स। अल्टरनेटिंग करंट जो होता है वो क्या करता है? रेगुलरली अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज करता है ना। द फ्रिक्वेंसी ऑफ AC मेन्स यूज्ड इन इंडिया इज। इंडिया में जो AC फ्रिक्वेंसी यूज की जाती है वो है 50 हर्ट्ज। ठीक है। 15 देखते हैं। 15 के दो ऑप्शन है, नेक्स्ट पेज पे हैं। 15 के भी दो आंसर्स हैं। अ करंट इज फ्लोइंग इन अ सर्कुलर लूप ऑफ वायर इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप इज। इसका ये दो आंसर है, एक डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। नेक्स्ट आंसर है इसका सी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ लूप। ठीक है। 16 देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड डू नॉट इंटरसेक्ट विथ। मैग्नेटिक फील्ड डू नॉट इंटरसेक्ट विथ ए आंसर इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट। रेस्ट के इलेक्ट्रिक चार्जेस के साथ इंटरैक्ट नहीं करती है ना। इंटरैक्ट है वो, इंटरसेक्ट पढ़ लिया मैंने। A positive charge projected towards east is deflected towards north by a magnetic field. The magnetic field is directed downwards. ठीक है। The force on a charged particle is moving in a magnetic field is maximum when the angle between the direction of motion and field is। एंगल कैसा होना चाहिए? The charged particle moving in a magnetic field is maximum। मैक्सिमम कब होगी? जब एंगल 90 डिग्री का होगा तब मैक्सिमम होगी। ठीक है। 18th का बी। A bar magnet is moved along the axis of copper ring placed far away from the magnet. Looking from the side of the magnet, an anti-clock current is found to be induced in the ring. In this situation, अब देखो रिंग है वो लूप वाला। करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो कौन सा बनेगा? देखो एन फॉर एंटी क्लॉक, तो कौन सा? नॉर्थ पोल बनेगा, है ना। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा बी और डी। दोनों कंडीशन नॉर्थ पोल वाली सही है ना। अ बार मैग्नेट फॉल्स, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस चैप्टर का। अ बार मैग्नेट फॉल्स वर्टिकली थ्रू अ मैग्नेट, इट्स एक्सेलरेशन इज। वर्टिकली अगर मैग्नेट गिर रही है, एक बार मैग्नेट वर्टिकली गिर रही है तो उसका एक्सेलरेशन कैसा होगा? लेस देन जी होगा, जी से कम होगा। ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी डाउट है तो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं या मेल भी कर सकते हैं, है ना। तो चलिए आज इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। अगर आपके पास कोई भी सजेशन है तो सजेशन भी पोस्ट कर सकते हैं आप कमेंट में।